नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनंदू। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। निवर्तमान प्रधानमंत्री केयरटेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जुगत लगा रहे हैं। तथाकथित एनडीए की बैठक बुलाई, उसमें समर्थन पत्र भी हासिल कर लिया बताया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे और बन गए तो क्या पूरा कार्यकाल कर पाएंगे, इसको लेकर के शंकाएं अभी से जाहिर की जा रही हैं। तो इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वो भी लगातार सरकार बनाने का प्रयास तेज कर रहा है और एनडीए में एक बड़ी बगावत की सूत्रधार हो चुका है। इसकी चर्चा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भाग लिया। परिचर्चा का संचालन किया देशबंधु डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के प्रमुख हिस्सा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त जरूर कीजिए कि आपकी परिचर्चा कैसी लगी और इस पूरी परिघटना पर आपके क्या विचार हैं, और इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख हिस्सा। दोस्तों, पूर्ववर्ती मोदी सरकार यानी जो मोदी सरकार बीत चुकी जा चुकी है, वो अपनी विदाई के साथ ही एक बड़ी मुसीबत में घिर चुकी है। मोदी और शाह पर राहुल गांधी ने आज शेयर बाजार में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने शाम को 5 बजे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने इस घोटाले की पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है और इसके तार किस तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जुड़ रहे हैं उसके बारे में बताया है। ऐसा लगता है दोस्तों कि मोदी के लिए चुनावी नतीजे तो आफत लेकर आए ही थे और अब मुसीबतों का एक नया सिलसिला उनके साथ शुरू हो गया है। एक तरफ बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं और दूसरी तरफ भाजपा के भीतर बड़े नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है और वहीं एनडीए का एन फैक्टर, जी हां, एनडीए का एन फैक्टर यानी नीतीश और नायडू, चंद्रबाबू नायडू, इन दो की मेहरबानी पर सरकार बनाने की कोशिश में नरेंद्र मोदी को बड़ी परेशानी हो रही है। हालांकि ये दोनों अभी से जो तेवर दिखा रहे हैं उससे संकेत मिल रहे हैं कि मोदी बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले भी लेंगे तब भी उनके सिर पर कांटों भरा ताज ही आने वाला है। इंडिया गठबंधन के जिन नेताओं को शहजादा कहकर नरेंद्र मोदी ने चिढ़ाने की कोशिश की थी, वो दोनों तो अब हंसते मुस्कुराते एनडीए की सरकार गठन की कोशिशों के तमाशे को देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन अभी इंतजार कर रहा है कि एनडीए खुद अपनी कमजोरी को लेकर किस तरह सामने आता है, लेकिन इस हलचल से पहले आज राहुल गांधी ने एक ऐसा वार किया जिससे कमजोर पड़ रहे मोदी और कमजोर अमित शाह जो हैं और कमजोर पड़ सकते हैं। पहले देखते हैं क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दिन भर के घटनाक्रम कल से लेकर आज तक एनडीए और इंडिया और इन सब के बीच जो कुछ चल रहा है। आपको एक बात और बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का कुनबा अब और बढ़ गया है। आज एक निर्दलीय विधायक ने कांग्रेस पार्टी में खुद को शामिल होने का ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी के पास 101 निर्दलीय सांसद ने 101 सांसद हो गए हैं, तो अब 101 100 का आंकड़ा पार। एक तो उधर पप्पू यादव हैं ही 99 प्लस 1 पप्पू यादव पहले भी कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करवा चुके हैं और महाराष्ट्र से एक निर्दलीय आज शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी में। तो 101 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी अब 100 के आंकड़े से ऊपर जा चुकी है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कमजोर पड़ रही है और तीसरी तरफ राहुल गांधी वार पे वार कर घायल किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को। सुनिए पहले राहुल गांधी को। मैं हिंदी में बोल देता हूं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया। दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे। उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है। और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है
तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी को सीधा सीधा हमला करते हुए मोदी और शाह ने बड़ा घोटाला कर दिया है और इस घोटाले का पर्दाफाश करते हुए यहां राहुल गांधी खुलासा करते हुए राहुल गांधी और साफ साफ कह रहे हैं, राहुल गांधी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं 3 पॉइंट में, 4 पॉइंट में राहुल गांधी ने यहां क्रोनोलॉजी समझा दिया है कि कैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इसी मंत्रिमंडल की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन तीनों ने मिलकर कैसे शेयर बाजार में घोटाला किया है। 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हुआ है यह बता रहे हैं राहुल गांधी। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों चुनाव के बीच में नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर, आपको याद होगा कि कहा था कि 4 जून को शेयर बाजार में उछाल आएगा, और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 4 जून के बाद जो नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही थी। और तीसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है कि वहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी यही बात करती हुई नजर आई थी, और इन लोगों ने साफ साफ कहा था कि आप शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ये फायदा या नुकसान की बात प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री जैसे पद पर बैठे हुए लोग कैसे कर सकते हैं, यह बड़ा सवाल है। और अमित शाह ने तो यहां तक कहा था कि निवेशकों को स्टॉक खरीद लेने चाहिए क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि 4 जून को बाजार चढ़ेगा। याद नहीं पड़ता है दोस्तों कि इस देश के किसी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने इससे पहले इस तरह चुनावों के बीच में और खासकर रिजल्ट आने वाले दिन से पहले शेयर बाजार के निवेशकों को कोई सलाह दी हो। पूर्ववर्ती मोदी सरकार के अनेक अनैतिक कामों में अब इसे भी जोड़ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का काम सरकार चलाना होता है, देश की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना होता है, उन्हें शेयर बाजार का खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन दोनों ने इस देश में अपने कद को कुछ भी नहीं छोड़ा, अपने कद के हिसाब से उनको जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया, और सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ उन्होंने किया है, उसे शामिल किया है। आखिर ये रणनीति क्या है? अब राहुल गांधी इसी की पड़ताल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि चुनाव शुरू होने के पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया था, जिसका पूरा सच अब तक सामने नहीं आ पाया है। पीएम केयर्स फंड में किस तरह से कितना धन आया यह भी मोदी सरकार ने अभी तक पता लगने नहीं दिया। कृषि बिल, अग्निवीर योजना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, चीन की घुसपैठ, पुलवामा हमला, वैक्सीन, जो कोरोना की वैक्सीन में होने वाली मौतें, ऐसी कई बातों का सच अभी तक सामने नहीं आया है कि आखिर किस नीयत से मोदी सरकार ने इन फैसलों को लिया, या जो घटनाएं हुई उनकी हकीकत क्या है। और अब एक नया शेयर बाजार का घोटाला भी सामने आ गया है, 1-2 रुपए नहीं बल्कि 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। और इन सब के बीच सरकार बनाने की कवायद में नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार क्या बन पाएगी, एक बड़ा सवाल है। इन सब के बीच दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की जो अंदर खाने तैयारियां चल रही हैं, उसमें से जो छन छन कर बातें आती हैं, उनकी बानगी आप तक जरूर रखना चाहूंगा। अखिलेश यादव से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन कर क्या रहा है, अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं, तो सुना आपने। आस और उम्मीद, यानी उम्मीद जो है, होप, ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। लोकतंत्र में और सरकार बनाने की उम्मीद क्या इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दी है? ये बड़ा सवाल नहीं है, ये कोई $1 मिलियन का सवाल नहीं है, ये बहुत सिंपल सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कल ये जो पिक्चर देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे, ये पिक्चर बहुत कुछ कहती है, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, और इसलिए जरूरी है समझना कि क्या यहां से आप, और ये अंदर की तस्वीर, इसको भी समझिए। ये 33 नेता एक साथ कल बैठे हुए थे, 2 घंटे, 3.5 घंटे लगभग ये सब मथापची करते रहे, और उसके बाद एक लगभग 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें रीड बिटवीन द लाइंस अगर देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए तो साफ साफ ये है कि हमने उम्मीद नहीं खोई है, लेकिन अभी शांत हैं, चुप हैं और सामने वाले का तमाशा देख रहे हैं। लेकिन एक घोटाला सामने ला भी दिए आज, वो है शेयर बाजार का घोटाला, और जिसको करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वित्त मंत्री। और ये बात इसलिए यहां रंगे हाथ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये इंटरव्यूज दिए गए हैं अलग अलग अखबारों में, एनडीटीवी में, मिंट में,
फिर फाइनेंशियल टाइम्स में और तमाम टेलीविजन चैनलों में एक नहीं 2, 3, 4 बार, और सब में यही कहा जाता है, मैक्सिमम में यही कहा जाता है कि आप शेयर में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपको फायदा होगा। दूसरी तरफ इनके जो अभी उस पर और आगे बढ़ेंगे, हमारे तमाम साथी जुड़ेंगे उनके साथ में कि बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। यह अंडरलाइन है कि मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ये कह रहे हैं संजय राउत। आपने अखिलेश यादव को सुन लिया, ऐसे तमाम इंडिया के लोगों की बात सुनिए। राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, जिसकी बात सुनिए, और चाहे उद्धव ठाकरे की बात सुनिए, सबकी बात सुनिए, सब यही कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी, और बनेगी तो टिकेगी नहीं। अगर बन गई तो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। लेकिन इन सब के बीच जो एक एक झटके लग रहे हैं नरेंद्र मोदी को, वो क्या कहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी मुश्किल में हैं? क्या नरेंद्र मोदी का ये कुनबा मुश्किल में है? क्या उनकी पार्टी मुश्किल में है? और क्या नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी का सत्यानाश कर दिया है? आइए इन सब की खबर लेते हैं हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के जरिए। चलिए चलते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब जरा आपसे समझूं, एक तरफ घोटाला, दूसरी तरफ ये कॉन्फिडेंस, ये क्या कुछ कहता है? तीसरी तरफ एक बात और कह दूं, कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ गया, आज एक और उसमें सितारा जुड़ गया, 101 हो गए। अभी लद्दाख, दमन और दीव, इन दोनों के निर्दलीय सांसद कांग्रेस के संपर्क में हैं। ये दोनों कांग्रेस में आने वाले हैं, ये जानकारी दे रहा हूं। कांग्रेस 199 से 100, 100 से 101, 101 से ये 103 होने वाले हैं जल्दी ही। प्रोफेसर साहब 99 से 100, 100 से 101 बेचारे वैसे ही परेशान है। वो 400 पार का नारा और एनडीए को बहुमत मिलने के बाद भी आप देखिए ऐसे लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो। लेकिन एक बात है, सुनिए प्रोफेसर रविकांत जी, एक महत्वपूर्ण बात कि कुनबा तो उनका बढ़ना चाहिए था, सरकार बनाने वो जा रहे हैं, दावा वही कर रहे हैं ना, कुनबा इधर बढ़ रहा है। शकील जी के पास जब आएंगे तो ये और खोलेंगे थोड़ा सा, मैं जानता हूं, लेकिन आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ डेफिनेटली, विश्वास जहां पे होता है लोग उधर ही आते हैं। 10 साल की नरेंद्र मोदी की राजनीति में जितना झूठ बोला गया, जितना लोगों के साथ मजाक हुआ, और अब तो ठगी के स्तर तक आ गया है। ऐसे वक्त में वैसे भी मोदी जी ने कहा ही था कि आपदा में अवसर हमको तलाशनी चाहिए। चुनाव के दरमियान भी अगर कोई राजनीतिक दल इस तरह की ठगी करे, छोटे छोटे निवेशकों को इस तरह से प्रोत्साहित करे और बाद में उन लोगों की संपत्ति डूब जाए, तो राजीव जी ये अपराध नहीं है, ये देशद्रोह है और इसकी सजा मिलनी चाहिए। आपने देश के लोगों के साथ गद्दारी की है, उनको ठगा है और उन्हें धकेल दिया, उस पूरे अर्थतंत्र के हवाले कर दिया जिस पर अंबानी और अडानी जैसे लोग काबिज हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो आज कहा कि चुनाव के दरमियान भी वही खेल हो रहा था, अंबानी और अडानी के लिए काम हो रहा था। आप चुनाव प्रचार में सिर्फ वोट नहीं मांग रहे थे, लोगों के साथ ठगी भी कर रहे थे, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, क्योंकि 4 तारीख को हमको जीत मिलेगी तो शेयर मार्केट बढ़ेगा। आश्चर्यचकित होगा पूरा देश आज कि ये कैसे हो रहा था, इस पर ध्यान नहीं गया किसी का। लेकिन राहुल गांधी के बारे में आज तो पूरा देश जान चुका है कि राहुल गांधी सिर्फ ईमानदार नहीं है, सच्चे नहीं है, बहुत प्रबुद्ध नेता है। इकोनॉमी की उनको कितनी अच्छी जानकारी है और अब तो उन्होंने ठगों को समझ लिया है।
सबसे अच्छी बात यह है। और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे तरीके से एक्सपोज किया मैं वित्त मंत्री के, और उन्होंने ये भी कहा कि हम जेपीसी की मांग करेंगे और उसके बाद जांच होगी। जांच में क्या होगा, क्या सजा मिलेगी, वो तो अलग चीज है, वो लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आज पूरा देश जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा है तो उसके सामने ये बात बहुत क्लियर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह का एजेंडा असल में क्या है, 18 घंटे काम करने का मतलब क्या है, क्या कौन सा जादू हो रहा था कि एक व्यक्ति जो 2014 में 690 नंबर से ऊपर था वो 2022-23 तक आते आते दुनिया का तीसरे नंबर का रपति हो गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो शेयर मार्केट में बहुत नीचे चला गया। लेकिन इस दरमियान जब एग्जिट पोल आए, और ये तो अब पूरे तरीके से आरोप लग रहा है कि एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत थी, और ये मिली भगत क्या काम कर रही थी, अंबानी अडानी जैसे लोगों को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए और देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को लूटने के लिए खेल हो रहा था। कोरोना काल में मोदी जी ने उन तमाम लोगों को जो छोटे छोटे उद्योग धंधे चला रहे थे, जो मजदूर थे, सार्वजनिक संस्थानों में काम कर रहे थे, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, वो पूरे बर्बाद हो गए, गांव लौट करके आ गए। और जैसे लौटे वो पूरा देश ने देखा, दुनिया ने देखा, इतनी बद इंतजामी का आलम पूरे दुनिया में कहीं नहीं था। लेकिन फिर भी वो एक शेर अपनी छाती पीट रहा था कि साहब देखिए हमने तो क्या कर दिया। और इधर जब आपने वैक्सीन भी लगवाई, थैंक यू भी लिया, और वैक्सीन में कितना बड़ा घोटाला हुआ। कोविशील्ड राजीव जी 40 करोड़ लोगों को लगी है और 40 करोड़ लोगों को आपने मौत के मुंह में धकेल दिया। आए दिन खबरें आ रही हैं कि कोई ड्राइव करते हुए हार्ट अटैक से मर रहा है, तो कोई म्यूजिक में शरीक होते हुए मर रहा है, कोई बैंड बजाते हुए मर रहा है जी। ये क्या हो रहा है? उस समय भी आप घोटाला कर रहे थे, चंदा ले रहे थे उसको भी शील्ड वाली कंपनी से। तो मोदी जी के बारे में मैं आज ये बहुत मुतमईन होकर के कह सकता हूं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, जनता को नहीं छोड़ा। जो लोग कहते थे कि साहब मोदी जी किसके लिए करेंगे, राहुल गांधी ने तो बहुत पहले चेता दिया था कि हमारे दो की सरकार है, दो लोग राज कर रहे हैं और दो लोग कमाई कर रहे हैं। ये इनके लिए नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश की जनता को आज आगाह हो जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी असली तौर पर किसके लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं। इस देश के लिए, किसानों के लिए क्या, जो 750 किसान मर गए उसके बाद भी नरेंद्र मोदी को कोई चिंता नहीं हुई। जब यूपी का चुनाव आया तो बोले कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, और हमारे सैनिक शहीद हो गए जी। इधर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आपने नफरत फैलाई, फिर आप चले गए योग करने के लिए। इसको कहते हैं कि जो भेड़िया है वो खोल ओढ़ करके आया है, ठगाई करने के लिए आया है। इस देश के लोगों को आपने जिस तरीके से ठगा है और जेब किसी की भरी है, आज पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी ऐसे ही नहीं लोकप्रिय हैं, राहुल गांधी को धोखा देकर के लोकप्रिय नहीं हुए। आज राहुल गांधी पूरे देश के लोगों के विश्वास का केंद्र है, इसलिए लोकप्रिय है। सच्ची बात कहना, सच की परतों को उगाड़ना, ये राहुल गांधी कर रहे हैं। और आज मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और वित्त मंत्री और भी ज्यादा नंगे हुए हैं, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं। इनकी सजा तो जनता की अदालत में और कैसे होनी चाहिए ये तो आने वाला वक्त बताए। जी जी बिल्कुल।
बिल्कुल, चूंकि इनके जो इंटरव्यूज हैं वो दूसरे अखबारों को, दूसरे चैनलों को दिए गए हैं, कॉपीराइट का मामला है, वरना उन सबको स्क्रीन पर लेके आता मैं, लेकिन उसको लेके नहीं आ रहा हूं। राहुल गांधी ने जो 3 सवाल पूछे, उन 3 सवालों को जरा स्क्रीन पर ले आइए। बहुत इंपॉर्टेंट 3 सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछे गए हैं। शेयर बाजार में घोटाला कैसे किया गया है, स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार घोटाले से जुड़े 3 सवाल जो अहम सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पहला सवाल है कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को बाजार में यानी शेयर बाजार में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह क्यों दी। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अडानी के उन चैनल्स को इंटरव्यू दिए जिनके ऊपर सेबी की जांच जारी है, ऐसे में उन चैनल्स का क्या रोल है। यह दूसरा सवाल, रोल क्या है, उन चैनल्स की भी जांच होनी चाहिए। तीसरा सवाल, बीजेपी फेक एग्जिट पोल वालों, पहला बीजेपी, दूसरा फेक एग्जिट पोल वालों और विदेशी निवेशकों के बीच क्या रिश्ता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। क्योंकि फेक एग्जिट पोल लेके आप आते हैं 300, 350, 400 पार, यहां 350 और 400 पार के ही एग्जिट पोल थे। ये एग्जिट पोल और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में क्या रिश्ता है। 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला आप करते हैं। 5000 परिवारों को, हिंदुस्तान के परिवारों को आप रातों रात सड़क पे लाते हैं और महीने भर से इसके लिए आप फील्डिंग करते हैं इनसाइडर बनके। तो आखिर ऐसा क्यों, और ये सवाल पूछे गए हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जेपीसी का गठन हो, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करे इस घोटाले की। और उन्होंने साफ साफ कहा है राहुल गांधी ने कि इस बार लोकसभा यानी कि सदन वैसा नहीं है, ये इस सदन में बहुत मजबूत विपक्ष है और ये चुनौती नरेंद्र मोदी को साफ साफ दे दी है राहुल गांधी ने। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि पहली बात तो सरकार बनेगी नहीं और अगर बनेगी तो चलेगी नहीं। यह बहुत बड़ी बात है। आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास, यही से पहली बात तो सरकार बनेगी नहीं और बनेगी तो चलेगी नहीं, और चलने से पहले या बनने से पहले यह घोटाला सामने है और ऐसे पता नहीं कितने घोटाले होंगे। एक बैसाखी पे सवार सरकार नरेंद्र मोदी कितने दिन चलाएंगे सरकार। देखिए कल से क्या बातें आ रही थी कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को बुलावा भेज दिया गया है। 8 तारीख को यहां शपथ ग्रहण होगा। आज खबर आ रही है 8 नहीं जी अब 9 को होगा। इस बीच उधर जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी से कहा जा रहा है, केसी त्यागी ने कहा, उन्होंने क्या कहा कि अग्निवीर और यूसीसी पर विचार करें, सोचें। उधर नायडू क्या कहते हैं, 1 लाख रुपए जो है वो सब्सिडी हम देंगे। किनको, तो उन मुसलमानों को जो हज यात्रा पे जाते हैं, हज यात्रियों को। ये तमाम बातें कह रहे हैं। क्या मायने, वो जो ग्रीन जैकेट में कल दिन भर नजर आ रहे थे वो क्या कहलाता है। शकील अख्तर जी देखिए, आज संजय राउत, अखिलेश और राहुल, इन तीनों ने जो कहा है वही इस चुनाव का सबसे बड़ा वर्डिक्ट है। संजय ने कहा बन सकती है, बन जाएगी, टिकेगी नहीं। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि बनाने को तुम्हारे पास आज सत्ता है, अभी इतनी सीटें आ गई, 240, 241 आ गई। अगर 220 भी आती, 200 भी आती तो आप बना लेते। आपने मध्य प्रदेश में बनाई, आपने इससे पहले कर्नाटक में बनाई, कई जगह बनाई। सरकार बनाना, सरकारें तोड़ना, लोगों को तोड़ना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन संजय राउत ने कहा टिकेगी नहीं, क्योंकि अब जो जनादेश है वो बड़ा साफ साफ है, और वो है कि आपकी गिरावट और हमारी बढ़त। और यही आज अखिलेश ने कहा। क्या कहा अखिलेश ने, उम्मीद अभी कायम है, वेट एंड वॉच। राजनीति में यही होता है। राजनीति में कोई भी चीज अंतिम नहीं होती है, फाइनल नहीं होती है। स्थिति को देखो और प्रतीक्षा करो। और राहुल गांधी ने तो आज जो कहा है वो इस पूरी सरकार की या मोदी के 10 साल की काम की उन्होंने हिस्ट्री खोल के रख दी है। जी। देश का प्रधानमंत्री इसलिए होता है
कि वो लोगों से कहे कि यहां पैसा लगाओ, इसमें इन्वेस्ट करो। अरे इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो लोगों से कहते थे कि साइंटिफिक टेम्पर पैदा करो। आप बात कर रहे हैं कि मैं नेहरू के बराबर हो जाऊंगा तीसरी बार शपथ लेने से। नेहरू के बराबर कोई ऐसे होता है? नेहरू ने जितनी किताबें लिखी हैं, नेहरू ने जितनी पढ़ाई करी है, नेहरू जितने जेलों में रहे हैं, नेहरू ने देश को जितने IIT, IIM, एम्स दिए हैं, नेहरू ने जो कुछ किया है, और ये विचार नेहरू के पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां ही तो विदेशों में जाके नाम किया, उन्हीं IIT और IIM में पढ़े थे जी। तो साइंटिफिक टेम्पर प्रधानमंत्री जो होता है वहां से देश को जागरूक करने का काम करता है, देश की जो चेतना है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, और दुनिया इसी से उस प्रधानमंत्री को और देश को जज करती है। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? गरीबी हटाओ, ज्यादा अनाज पैदा करो, हरित क्रांति करो, और विदेशों पे जो हम निर्भर है उसको बदल दो। राजीव गांधी ने क्या कहा था? मेरा भारत महान, कंप्यूटर अपनाओ। देश के प्रधानमंत्री इस स्तर की बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि फलाने शेयर मार्केट में जाके पैसा लगा दो। ये काम तो कहना नहीं चाहिए, तो क्या करें? इस स्थिति को ले आए देश का और आदमी का, सबका स्तर आपने इतना नीचे कर दिया कि वो बातें कहना पड़ती है जो कभी नहीं कही। तो ये बातें तो वैसी है जैसे मैच फिक्सिंग में जो बताया जाता है कि यहां पे पैसा लगा दो पैसा बन जाएगा। जैसे सट्टे में बताया जाता था, रतन खत्री का एक सट्टा होता था, पुराने लोगों को याद होगा, आज भी कई जगह चलता होगा, उसमें यहां पैसा लगा दो बन जाएगा। और लॉटरी हुआ करती थी पहले, जिसको बंद करवा दी गई कि लॉटरी में आज शाम को या आज दोपहर को ये नंबर खुलने वाला है, इसमें लगा दो पैसा बन जाएगा जी। ये प्रधानमंत्रियों के काम नहीं है। ये तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, और राहुल गांधी ने आज इसको सामने लाके एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। समझ तो सब रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा कि ये क्या हो रहा है भाई, लाखों लोग बर्बाद हो गए इसमें जी। 30 लाख करोड़ कुछ होता है। शकील जी, जरा मैं थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को समझना चाहता हूं आपके जरिए। जब यहां एक तरफ पूरी कवायद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की तीसरी बार किसी भी तरह से वो प्रधानमंत्री बन जाएं, पूरी कवायद चल रही है, उस बीच इतना बड़ा घोटाला सामने लाना और बिल्कुल इस घोटाले में सब कुछ खोल के रख देना और ये बताना कि देखो आपने शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए कहा, ये बताना कि आपने इंटरव्यूज दिए और उस इंटरव्यू में आपने ऐसी बातें कही हैं, और उस हिसाब से ये दर्शाना, दिखाना कि 31 तारीख, 1 तारीख को जब ये आता है, एग्जिट पोल आता है, आप 2 तारीख को संडे है, 1 तारीख सैटरडे एग्जिट पोल, 2 तारीख संडे, मार्केट बंद, लेकिन 3 तारीख सुबह से बाजार में हरियाली रहती है, लेकिन 4 तारीख को धड़ाम, मतलब पूरे पैसे कमाए। और ये तो 1 तारीख एग्जिट पोल के पहले की बात है, लेकिन 15 दिन पहले से, 13 मार्च से आप शुरुआत करते हैं, 15 दिन पहले से आप हवा बनाने की कोशिश करते हैं, हर इंटरव्यू, हर भाषण, हर जगह। ये आप कर क्या रहे थे? आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, और उसके बाद आप यहां के छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को उसमें पैसे लगवा के आज आपने उन इन्वेस्टर्स को डुबा के रख दिया, मार के रख दिया, आपने खून खराबा कर दिया आपने। यही तो है। लेकिन पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या? अब यहां से चलिए, ये सब कुछ हो गया, जेपीसी की मांग, इसके बाद उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस, जो भी करना हो कांग्रेस पार्टी करेगी, सब कुछ यहां ओपन है, राहुल गांधी कह रहे हैं। दूसरी लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां जो आपसे समझना चाहता हूं, जो कल बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पे, वहां से अंदर खाने से क्या निकल के आया है? एक बात तो लाइन बिटवीन द लाइन हमने समझ ली कि अभी वेट एंड वॉच है। जो कह रहे हैं, आपने बताया कि संजय राउत ने जो कहा, अखिलेश यादव ने जो कहा और बाकियों ने भी जो कहा, लेकिन क्या अब चल रहा है? जो नहीं कहा वो मुझे बताइए जरा, हमारे तमाम साथियों को बताइए जो नहीं कहा। हम और आप जैसे पत्रकार अगर सुन पाए हों, देख पाए हों, कोई आपके सूत्र कुछ बता रहे हों तो जरा बताइए। देखिए, बड़ी सीधी बात है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग नरेंद्र मोदी को पूरा मौका देना चाहते हैं कि वो जितने ज्यादा से ज्यादा एनडीए में और बीजेपी में एक्सपोज हो जाए, होना चाहिए। ये उन्हें मौका देने की बात है कि वो जितना ज्यादा विकेट की तरफ बढ़ते जाएं, हो जाएं और खुद हिट विकेट हो जाएं।
आज की तारीख में वही हम कह रहे थे कि अगर 220 भी आ जाती तो सरकार बनाने जाते, तो उन्हें यह कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि आपकी तो 100 और 101 सीटें हैं, आपके जो सहयोगी हैं उनकी 240 भी सीटें नहीं है, आप कैसे सरकार बना रहे हैं। देखिए, साफ साफ बड़ी बात हुई, सबने अपने अपने विचार रखे, सरकार बनाने की भी बात हुई, अभी फिलहाल रुकने की भी बात हुई, ये भी कहा गया कि मोदी बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। जो बातें अंदर कहीं संजय राउत या शिवसेना ने या अखिलेश ने, वही बात वो बाहर कह रहे हैं, थोड़ी सी शब्द बदल के डिप्लोमेटिक तरीके से राजनीति में इसी तरह बोला जाता है। आज जनता को कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं है, जो भी मैसेज दे रहे हैं वो मोदी जी खुद दे रहे हैं। और मैसेज क्या है? वो मैसेज बड़ा सिंपल है कि मुझे किसी भी तरह सरकार बनाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन क्या ये इतना आसान है? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है वो ये भी देख रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, उनके सामने वो आंकड़े भी रख दिए गए हैं, वो कागज भी रख दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि जो जो इनके साथ रहा उसकी 2024 में लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। उन्हें दिखा दिया गया है, उन्हें बताया गया कि बीएसपी इनके साथ थी, बीएसपी की अब लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। तमिलनाडु की एआईडीएमके थी, उसकी अब एक भी सीट नहीं है। बीजेडी इनकी दोस्त थी नवीन पटनायक बाबू, उसकी एक भी सीट अब लोकसभा में नहीं है। पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने इनके साथ सरकार बनाई थी, महबूबा मुफ्ती की एक भी सीट नहीं है। केसीआर तेलंगाना में एक भी सीट नहीं है। दुष्यंत चौटाला एक भी सीट नहीं है। पूरी लंबी लिस्ट जो है, बार बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार देख रहे हैं कि क्या कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सरकारें तोड़ने में माहिर है और उसको मीडिया और खुद बीजेपी और खुद सरकार के लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तोड़ लेंगे, हम तोड़ सकते हैं। जो अनैतिक काम है उसमें गर्व महसूस करते हैं। तो ये जो है राजनीति में धीर दी जाती है, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो खींच के पेश नहीं लड़ाते हैं, वो ढील देते हैं कि ठीक है आप करिए, आपको क्या करना है, हम देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो जो है बीजेपी में भी पैदा हो गया ना। वो कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार ये मांग रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू ये मांग रहे हैं, फलाने ये मांग रहे हैं, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हम भी तो कुछ मांग रहे हैं। भाई बीजेपी वाले तुम क्या मांग रहे हो? बोले हम प्रधानमंत्री पद मांग रहे हैं। अभी तक तो मोदी परिवार था, मोदी सरकार थी, मोदी तीसरी बार था, बीजेपी सरकार कहां थी? तो एक बार प्रधानमंत्री पद भी हमारे पास आ जाए, यानी कि माइनस मोदी आ जाए, एक बार बिना मोदी के भी तो बनाने का मौका दे दो हमको। क्योंकि मोदी जी जो है वो कह रहे थे कि मैं रहूंगा, मैं बनूंगा तो मैं 400 पार ले जाऊंगा और उसके बाद बीजेपी कभी सत्ता से हटेगी नहीं जी। जनता ने वो अहंकार तोड़ दिया। इस चुनाव का वर्डिक्ट क्या है? हम बार बार कहते हैं इस चुनाव का वर्डिक्ट, हाँ हम खत्म कर रहे हैं लास्ट सेंटेंस। इस चुनाव का वर्डिक्ट एक ही है कि मोदी जी को जनता ने नकार दिया है और राहुल गांधी से कहा है कि हम आपके साहस के साथ में हैं। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जरा हमारे तमाम साथियों को ले आइए, प्रशांत टंडन जी के पास जल्दी से आना चाहता हूं। प्रशांत जी, बिहार में नीतीश बाबू के जो कुनबा है यानी जेडीयू, वहां अंदर खाने हलचल मची हुई है। बीजेपी में जबरदस्त हलचल है, सबसे बड़ी हलचल, सबसे ज्यादा अगर परेशान कोई पार्टी आज की तारीख में है जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे हमारे साथी शकील अख्तर जी, वो बीजेपी है। बीजेपी के अंदर परेशानी इतनी है कि किसको वहां बैठाएं उस कुर्सी पर। और दूसरी बात, एक शर्त यह भी रखी गई है कि हम समर्थन तभी देंगे, बीजेपी के बाहर वाले जो एनडीए के लोग हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। ये बात भी कही जा रही है क्योंकि अमित शाह को जो पद अभी तक दिया जा चुका है उस पद से नीचे वो चाहते नहीं हैं और एनडीए वो पद देगा नहीं। और न ही अगर नरेंद्र मोदी, यहां दो में से कोई एक आउट कर दीजिए, अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को अगर लेके आते हैं तो बहुत सारी शर्तें हैं, नियम और शर्तें लागू हैं, ये सब कुछ है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात एक और भी हो रही है, स्वतः स्फूर्त, यहां पर कोई वॉशिंग मशीन लेकर नहीं, स्वतः स्फूर्त बीजेपी के कुनबे से कई लोग इंडिया के कुनबे के संपर्क में हैं,
चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। ये ऐसे राज्य का नाम बता रहा हूं प्रशांत जी, आप भी अच्छी तरह से जान रहे हैं, जरा मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं आपके जरिए कि चाहे वो महाराष्ट्र जिसमें शिंदे गुट, जिसमें अजित पवार गुट और कुछ बीजेपी के सांसद, ये सब महाविकास आघाड़ी के साथ यानी इन तीनों बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट के साथ संपर्क में हैं। और इसीलिए आज दिन भर खबर चलाया गया, क्या चलाया गया, आप और हम लोग अच्छी तरह से देख रहे थे कि उद्धव ठाकरे इनके संपर्क में हैं। ये सब अभी भी वो गोदी मीडिया का वो जो है गीत चल रहा है। जरा प्रशांत टंडन जी इसको एलोबरेट कीजिए, इसको खोलिए जरा। जो चल रहा है अंदर खाने जो चल रहा है, ये जानना हमारे तमाम साथियों को बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो तस्वीरें नहीं है। इसीलिए पहले कहा गया 8 तारीख, फिर अब कहा जा रहा है 9 तारीख, और यह भी कहा जा रहा है कि शायद इससे आगे भी हो जाए। अभी तक कुछ भी तय नहीं है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने जो गंभीर आरोप लगाए जी, वो गंभीर आरोप पे बात कर लेते हैं। 30 लाख करोड़ के शेयर बिक गए, घाटे में बिक गए। वो जो घाटा हुआ है 30 लाख करोड़ का आम नागरिकों का, और वो मोदी और अमित शाह की वजह से हुआ है। इन्होंने इंटरव्यू दिए और इसमें एग्जिट पोल को दिखाने वाले टीवी चैनल भी ये भी जांच के दायरे में आने चाहिए कि इनकी भी क्या रोल था। इनसाइडर ट्रेडिंग एक बड़ा आरोप है। क्या साठगांठ थी कुछ कंपनियों से? किसी के शेयर्स खरीदे गए, किसी के बेचे गए, किसी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। पहली बार ऐसा हुआ राजीव जी कि प्रधानमंत्री शेयर खरीदने के लिए सिफारिश कर रहा हो और जेपीसी की डिमांड की राहुल गांधी ने। देखिए, इस नई संसद का अभी 18वीं संसद का पहला सत्र शुरू नहीं हुआ है। लोकसभा अभी वैधानिक रूप से गठित नहीं हुई है और उसके पहले ही जेपीसी की डिमांड आ गई है। सोचिए जरा क्या चलेगा ये। तो नरेंद्र मोदी ने अभी तक पॉलिटिक्स नहीं की थी। अभी तक वो पुलिस और एजेंसियों और कैपिटलिस्ट के पैसे और मीडिया के, अपने समर्थक मीडिया के सहारे अपने काम निकलवाते थे। कितना आसान होता राजीव जी अगर यही समर्थन नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को होता और ईडी और सीबीआई भी इनके पास होती। अभी इनके यहाँ 5 रेड पड़ चुकी होती। तो कितना आसान था सरकारें गिराना और सरकारें बनाना कि पहले ईडी का रेड पड़ेगी, ईडी का अफसर जाएगा, रेड मारेगा, उसके बाद बीजेपी के लोग जाएंगे, उसको शामिल करवाएंगे। वो सिस्टम अभी रुका हुआ है। दूसरी बात देखिए, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद सरकार बनाने का मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, पेचीदा हो गया है। देखिए, दो तरीके समर्थन कोई करता है राजीव जी। एक समर्थन होता है वैचारिक आधार पर, जिसपे कि डीएमके और दूसरी जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, वो वैचारिक समर्थन है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और टीडीपी वैचारिक रूप से बीजेपी के पार्टनर्स नहीं है। वहां शुद्ध लेन देन की बात है, बार्गेनिंग है। उस बार्गेनिंग का रेट राहुल गांधी ने बढ़ा दिया आज जी। दूसरी बात, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं वो दोनों। अभी शकील जी जो बात कह रहे थे वो बात सही है। वो आशंका सब लोग जता रहे हैं कि ये किन किन पार्टियों का क्या क्या हश्र हुआ। लेकिन ये मत भूलिए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी से सीनियर पॉलिटिशियन हैं। वो गठबंधन की सरकार आज से 25 साल पहले चला चुके हैं। उनको मालूम है कि किस तरीके से बाम मरोड़ी जाती है, किस तरीके से क्या किया जाता है। और वो ये भी जानते हैं कि गुजराती जोड़ी को तोड़ना जरूरी है, वरना उनकी पार्टी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो ये बात आप सच कह रहे हैं। उनकी कोशिश होगी कि अमित शाह
गृह मंत्री ना बने। और मुझे भी ये मुश्किल लगता है कि अमित शाह कोएलिशन गवर्नमेंट में जब समर्थन बाहर से लेना है, वो भी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के जैसे लोगों से लेना है, तो अमित शाह गृह मंत्री बन पाएंगे या कैबिनेट में भी रह पाएंगे, मुझे बहुत शंका है। और एक बात और जोड़ दूं, शेयर मार्केट के घोटाले की जब बात आ रही है, अमित शाह राजनीति में आने से पहले शेयर ब्रोकर ही थे जी। तो उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल किया होगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन सरकार बनाने की मामले जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, और इस पे जांच केवल राहुल गांधी ने नहीं की है, पूर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सचिव ने भी की है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी डिमांड आई है जी। और सेबी को तो अपने आप से ये जांच कर बैठानी चाहिए थी। तो सरकार बनाने का मामला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मोदी साहब को बिना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सरकार बनाने के लिए समर्थन जुटाना पड़ रहा है, जो मुश्किल काम है और बहुत उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखते हैं अगले 2-3 दिन में क्या होता है, लेकिन अभी जो है मामला अधर में लटका हुआ है। जी बिल्कुल, जिसके इशारे पर सरकारें गिर जाती थीं, जिसके इशारे पर अल सुबह बिल्कुल 5 बजे शपथ ग्रहण हो जाता था, जिसके इशारे पर कई लोग इधर से उधर, उधर से इधर आ जाते थे, वही आज डर से सहमा हुआ दिख रहा है कि पता नहीं कब हमारी सरकार गिर जाएगी और कब हमारे लोग इधर से उधर हो जाएंगे। डॉक्टर राकेश पाठक जी, यहीं से क्या अभी आपको लगता है कि ये जो सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कल अचानक आनन फानन में जब ये सुना गया कि इंडिया गठबंधन की शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घर पर बैठक बुलाई है, तो आनन फानन में 10 ही, जबकि 38, 39, 39, 38 दल हैं एनडीए में, ऐसा ही बताया गया था। कुनबा जो इनका है, उसमें से मात्र 10 सदस्य आते हैं, मतलब 10 पार्टी के मेंबर आते हैं और बैठक हो जाती है, और उसमें एनडीए संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी को चुन लिया जाता है, एक कागज जारी कर दिया जाता है, सिग्नेचर जारी, पहले बिना सिग्नेचर का, बाद में सिग्नेचर सहित जारी किया जाता है। उसके बाद खबर क्या आती है? खबर आती है कि निषाद साहब जो हैं इधर उत्तर प्रदेश में, कहते हैं मुझे क्यों नहीं बुलाया। ओपी राजभर कहते हैं मुझे नहीं बुलाया, देखेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये इतना आसान लगती हैं क्या? और इन सब के बीच जब ये जो टूटने तोड़ने फोड़ने की राजनीति पिछले 10 साल से होती रही, उसी तोड़ने फोड़ने की राजनीति में खुद फंसे हुए नरेंद्र मोदी क्या यहां से खुद को बाहर निकाल पाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी का समय बहुत कठिन चल रहा है। सारे ग्रह नक्षत्र उल्टे पड़ रहे हैं। वे जिस तरह के विचार के साथ चुनाव में गए थे, चुनाव में कूदे थे, वैसे परिणाम उन्हें नहीं मिले। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें एक एक सांसद की दरकार होगी, किसी से हाथ पकड़कर बात करना पड़ेगी। जहां वे सीधे तने रहते थे, अपने बराबर के कद के वरिष्ठतम नेताओं के साथ भी वे एकदम सतर खड़े रहते थे, अब उन्हें झुककर बात करनी पड़ रही है। उनकी ये व्यवस्था इसलिए है कि उनके पास सीटें कम है, हम सब जानते हैं। तोड़फोड़ भी अभी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, प्रशांत जी ने ईडी, सीबीआई वगैरह की बात कही कि उसके बिना काम करने का सलीका उनको नहीं आता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है इस वक्त। क्योंकि इस वक्त वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, तो वे चाहकर भी ईडी, सीबीआई किसी के घर भेज नहीं पा रहे हैं। वरना आपने देखा था चुनाव के समय और चुनाव से ऐन पहले तक किस तरह ईडी, सीबीआई, आईटी विपक्षी नेताओं के दरवाजों पर दस्तक देती रही। ये व्यवस्था है उनकी कि वे अब इनमें से सबका साथ लिए बिना सरकार नहीं चला सकते। उनका काम अकेले नीतीश कुमार से नहीं चलेगा, अकेले चंद्रबाबू नायडू से भी नहीं चलेगा। अब एक और मजबूरी की तरफ आप ध्यान दीजिए। विचारधारा की बात अभी कही शकील साहब ने या प्रशांत जी ने कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अगर मिले हैं, या तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिले हैं, राहुल गांधी मिले हैं, तो वे हम ख्याल लोग हैं, समान विचारधारा के धरातल पर खड़े हुए लोग हैं।
उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाल ठाकरे वाली शिवसेना को बहुत पीछे छोड़ आई है। आज की तारीख में आप देख लीजिए उद्धव ठाकरे के तौर तरीके, उनकी बोली बानी, वो पूरी तरह से सेक्युलर एक राजनेता जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन मोदी की परेशानी यह है कि चंद्रबाबू नायडू तो मुसलमानों के हितैषी है, वे तो घोषित रूप से सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। नीतीश कुमार चाहकर भी कभी नहीं कह सकते सेक्युलरिज्म को अपशब्द के रूप में वे प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे कि नरेंद्र मोदी सेक्युलर शब्द को ही गाली बताते रहे अब तक। अब सवाल यह है कि ऐसे ही मौके पर राहुल गांधी दुखती रग पर हाथ रखने आ गए। 30-31 लाख करोड़ के घाटे को हम अभी घोटाला इसलिए नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो चीजें प्रमाण के रूप में सामने दिखाई दे रही हैं उनसे कौन आंख मूंद सकता है? कौन शुतुरमुर्ग हो जाएगा रेत में अपनी गर्दन घुसा कर कि देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने 4 जून को शेयर खरीदने की अपील की थी कि शेयर मार्केट बूम करेगा। भाई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का क्या यही काम रह गया है? क्या बाजार चलाना सटोरियों की तरह सट्टेबाजी करना गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का काम है? तो जेपीसी की मांग इस वक्त करके नरेंद्र मोदी के हौसले को तोड़ने की कवायद की है राहुल गांधी ने। देश के सामने और इन पार्टियों के सामने भी ये सवाल रखा है कि ये तो उठती हुई हाट में भी कुछ कारगुजारी कर गए, चलती बिरिया में भी ये कुछ न कुछ घोटाला कर गए। तो इन सब चीजों को लेकर संदेह बढ़ाने का काम राहुल गांधी ने किया है कि अगर आप उनके साथ जाना चाहते तो याद रखिए कि ये पहले दिन से आखिरी दिन तक, वोटों की गिनती के दिन तक घोटाला कर रहे थे और इसकी जेपीसी की जांच होगी। सरकार अगर बनेगी तो संसद में कांग्रेस सबसे पहले शायद इसी मुद्दे को लेकर बवाल करे। और अब न तो कांग्रेस और न विपक्ष, 2019 से 24 वाला विपक्ष बचा है। एक से एक धाकड़ वक्ता संसद में आ गए हैं, जो पहले भी थे वापस लौट आए, कुछ नए आ गए हैं। वर्षा गायकवाड़ जैसे लोग और तमाम ऐसे लोग होंगे जो सदन में चैन से सरकार को चलने नहीं देंगे। अब वो स्थिति भी नहीं बचेगी। नरेंद्र मोदी अगर सरकार बना भी ले किसी भी तौर से, तो अब ओम बिरला जैसा कोई अध्यक्ष उनके पास नहीं होगा कि जो माइक बंद कर सके, जो 154 लोगों को सदन से निलंबित करके मार्शल की मदद से बाहर भेज सके। ये सारी आशंकाएं जब गठबंधन दल के बाकी दलों के दिलो दिमाग में चलेंगी तो आज की रात उनको भी नींद नहीं आएगी। तो अभी अगले 24 और 48 घंटे देखना बाकी है। शपथ की एक तारीख बढ़ गई है, 8 की जगह 9 हो रही है। इस बीच में बहुत कुछ हो सकता है और जो दृश्य आज दिन भर देखे गए कांग्रेस के नेताओं के साथ दूसरे दलों के बड़े नेताओं के मिलने जुलने के, वे भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चैन से बैठने तो नहीं दे रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चैन से बैठने, चैन की नींद जो है वो नहीं आ रही है, आराम की नींद। और अभी तक और ओम बिरला की तरह लोकसभा स्पीकर की बात आप कर रहे थे। पहले बात तो यह है कि क्या बीजेपी का स्पीकर होगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि टीडीपी ने डिमांड कर दिया है कि हमारा स्पीकर होना चाहिए। दूसरी तरफ जेडीयू की डिमांड जो है वो ये है कि यूसीसी और अग्निवीर, इन दोनों योजनाओं, अग्निवीर योजना और यूसीसी, इन दोनों पर पुनर्विचार कीजिए। बीजेपी के अंदर खाने से कहा जा रहा है कि हम जेडीयू की शर्तें नहीं मानेंगे तो क्या सरकार बना पाएंगे? आप कह रहे हैं, ये भी बीजेपी कह रही है कि हम छोटे दलों की तरफ और देख रहे हैं। कौन सा दल आपके साथ आने वाला है? अभी एक तस्वीर जरा ले आइए। अभी से थोड़ी देर पहले एक निर्दलीय सांसद सांगली महाराष्ट्र का, वो आकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करता है, आस्था जताता है और शामिल होता है। ये तस्वीर देखिए। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये है ट्वीट। आज कांग्रेस कांग्रेस सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी से सांगली महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद श्री पाटिल विशाल वीपी ने मुलाकात की। ये है, और यहां से कहानी दूसरी है, ये शामिल होते हैं कांग्रेस पार्टी में।
तो शामिल तो इधर हो रहे हैं, तो उधर आप किन किन को शामिल कराएंगे? ये भी विशाल पाटिल जो हैं, चूँकि आजकल नाम थोड़ा उसमें लिखा रहता है, जो हैंडल होता है ट्विटर हैंडल, तो पढ़ते भी कई बार नहीं बनता है। लेकिन खैर माफ़ी चाहूँगा, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आप बहुत फ्रेंडली नहीं होते, नहीं पढ़ पाते हैं। आना चाहता हूँ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। जी डॉक्टर साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? ये विशाल पाटिल मूलतः तो कांग्रेस के ही थे। समझौते में शिवसेना और कांग्रेस वाले मामले में सांगली से इनको टिकट नहीं मिल पाया था, निर्दलीय लड़े और ये अपने युग के बहुत बड़े दिग्गज कांग्रेस नेता वसंत दादा पाटिल के ग्रैंडसन है, नाती है उनके। जी, वसंत पाटिल के ग्रैंडसन हैं विशाल पाटिल, और ये पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक उसी तरह से जैसे पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े पूर्णिया से, और ये शामिल हो गए आज कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस का कुनबा 100 से बढ़कर 101 हो गया है, और 2 और भी केंद्र शासित प्रदेश, एक लद्दाख और एक दमन और दीव, इन दोनों के भी निर्दलीय एक जो जीत के आए हैं, ये दोनों भी कांग्रेस से संपर्क में हैं। आज से लेकर कल सुबह तक ये भी शामिल हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कुनबा कांग्रेस का बढ़ रहा है, परेशानी उधर हो रही है, और वो 12 सांसद जो जेडीयू के हैं उसके इक्विवेलेंट कोई और सांसद 12 लेके आना चाहते हैं बीजेपी वाले, ये भी खबर आ रही है। क्या ये संभव होगा? क्या नीतीश कुमार को बाहर रख के आप सरकार चला पाएंगे? 292 में से कम करते जाइए, देख लीजिए कितना बचता है। नीतीश और जो एन फैक्टर है नीतीश और नायडू, उसके बाद आप कहां रहते हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है। जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, तमाम तरह के विश्लेषण आप कर चुके हैं परसों से लेकर आज तक, लेकिन यहां से आगे क्या कुछ देखते हैं आप? जरा पॉलिटिकल सिनेरियो, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए राह प्रधानमंत्री की कुर्सी अभी भी उतनी आसान, जहां तक पहुंच पाए, उस कुर्सी तक पहुंच पाए, है इतना आसान? राजीव जी, भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जो दल प्रधानमंत्री बनने का, जिस दल का नेता प्रधानमंत्री बनने का दावा करे, शपथ लेने के पहले ही इतने गंभीर आरोप लगे कि पूरा देश चकित रहे कि अरे इतने बड़े घोटाले। और मुझे लगता है कि ये तो एक नमूना है। जब इनकी सरकार बनेगी और आगे जांच की मांग प्रतिपक्ष उठाता रहेगा तो एक से बढ़ के एक घोटाले सामने आने वाले। आप देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री बने, इसके अलावा वो देश के पहले सहकारिता मंत्री हैं। सहकारिता राज्यों का विषय था, लेकिन इन्होंने सहकारिता को केंद्र का विषय बनाया और अमित शाह को मंत्री बनाया, क्योंकि अमित शाह जानते थे कि सहकारी क्षेत्र में जो सहकारिता क्षेत्र का मतलब अमित शाह की निगाह में यह है कि कोऑपरेटिव मतलब मिलजुल के खाओ, आप भी खाओ हम भी खाएं। तो उन्होंने इसी की शुरुआत की। तो अमित शाह, वहां से उनकी ट्रेनिंग हुई। फिर अमित शाह की खूबी यह कि वे व्यापारी परिवार के हैं, उनके दादा भी व्यापारी थे, ये भी व्यापारी हैं, पिता भी व्यापारी। तो इन्होंने ये देखा कि किन किन क्षेत्रों में रुपए का लेन देन ज्यादा होता है। नाणा की बात जहां होती है, तो जहां रुपए की बात होती है वहां ये बहुत आगे रहे। आप बोलिए, अमित शाह जो व्यापारी व्यक्ति हैं, बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की है, डिग्री ली है उन्होंने, और धंधा उन्होंने किया है शेयर मार्केट का, और फिर वे राज्य गुजरात शतरंज संघ के अध्यक्ष बन गए। फिर उन्होंने कहा कि शतरंज में तो कमाई है नहीं, क्रिकेट में जाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, अमित शाह उपाध्यक्ष बने, और फिर बाद में अमित शाह गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने। फिर आगे की कहानी आप देखिए, जय शाह जिस तरह प्रमोट किए गए, क्योंकि इस देश में यह बात पता चली कि शेयर बाजार में जो पैसा है, लगभग वैसा ही पैसा चिकित्सा शिक्षा में है। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के नाम पे इंडियन मेडिकल काउंसिल, अगर आप पाएंगे तो इंडियन मेडिकल काउंसिल के जो चेयरमैन है वो करोड़ों अरबों के घोटाले में लिप्त रहे हैं और उस पर जांच होती रही। इसके अलावा सहकारिता क्षेत्र तो है ही। आप देखिए, जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई की चेयरमैन थी तो उनको किस तरह हाथ हाथ उठाया गया और वो किस तरह फंसी। जिन जिन लोगों को अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने प्रमोट किया, चाहे चंदा कोचर हो, चाहे रुइया ब्रदर्स हो, या अडानी हो, या अंबानी हो, वो सब एक ही थैली के हैं।
उन सब की थैली एक है। आप देखिए कि जहां आदमी पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां कौन है, जो चुनाव सर्वे वाली कंपनी है वो कंपनियां किसकी है, जिन चैनलों पर वो दिखाया जाता है वो कौन है, और जो इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है वो कौन है। तो ये सारी चीजें एक जैसी है। पहले एक आपको याद होगा, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, शास्त्री जी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तब सरकारी विज्ञापन आते थे, बचत की आदत रखे अपनी इज्जत, आप अपना पैसा बचाइए, LIC में जमा कीजिए या पोस्ट ऑफिस में जमा कीजिए, और आदमी छोटे छोटे निवेश वहां करता था। अब षड्यंत्र पूर्वक LIC को डुबाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पोस्ट ऑफिस में ब्याज की दरें इतनी कम कर दी गई है कि आदमी मजबूर होकर अधिक पैसे के लालच में प्राइवेट बैंकों में जाता है या शेयर बाजार की ओर जाता है। यानी निवेशक को कोई फायदा है ही नहीं, तो मजबूरी है वो इन क्षेत्रों में जाए। और अगर आप देखें कि पोस्ट ऑफिस में जो धन जमा होता था वो देश के विकास के काम आता था, उससे एयरपोर्ट बनते थे, बंदरगाह बनते थे, सड़कें बनती थी, पुल बनते थे। लेकिन अब जो जिन कंपनियों में निवेश होता है, जिन बैंकों में निवेश होता है, वे क्या करती है, वे पैसा, वे संपदा को अर्जित नहीं, मतलब कमाती नहीं है, वो कब्जा करती है। कि एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया, बंदरगाह पे कब्जा कर लिया। अगर आप इसी क्रम में आगे जाएंगे तो इतने सारे घोटाले अभी निकलेंगे। मुझे लगता है राहुल गांधी ने तो केवल ये इब्तिदा की है, अभी तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात आएगी। आज बच्चा बच्चा क्रिकेट का सट्टा खेलता है, और वो क्रिकेट के सट्टे का पैसा कहाँ जाता है। आप छत्तीसगढ़ में जानते हो कि एक सट्टे का ऐप बना था जिसपे 2000 करोड़ रुपए उन्होंने 2 भाइयों ने कमाए। तो ये सारे घोटाले, अगर आप ये पहली वो है, जांच की मांग है। अभी तो एक के बाद एक कई घोटाले सामने आते रहेंगे और पता चलेगा कि इतने घोटालों की जद में सरकार बनाने का दावा करने वाले लोग फंसे हुए हैं। तो ये भारत के इतिहास में सबसे बड़े रैकेट हैं, और इस JPC की मांग मंजूर होगी अगर, तो पता चल जाएगा कि कितना दूध है, कितना पानी है। राजू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, घोटाले की बात हो रही है, लेकिन इन घोटालों के बीच नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। नरेंद्र मोदी क्या सत्ता पर, कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे, ये भी आज की तारीख में $1 मिलियन का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। और इन सब के बीच दूसरी तरफ महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली खबर उन सब के लिए हो सकती है जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी हमेशा हर राज्य में इस देश पर काबिज रहें, क्योंकि आज सुबह से गतिविधियां महाराष्ट्र की बहुत तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र की सरकार जल्दी ही जाने वाली है। आज इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं, और प्रशांत टंडन जी कई बार कह चुके थे कि 4 तारीख को यह पता चलेगा कि बिहार की सरकार का क्या होगा और उधर महाराष्ट्र की सरकार का क्या होगा, सरकारें कहां कहां बदलेंगी, ये सारी बातें हम लोग करते रहे। महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है वो ये कि वहां के जो विधायक हैं, महायुति सरकार अभी है वहां पे, जिसमें एनसीपी तोड़ के अजित पवार अलग हुए, ओरिजिनल एनसीपी नाम लिया, चुनाव लड़े, 1 सीट आई। शिंदे साहब शिवसेना तोड़ के अलग हुए, ओरिजिनल शिंदे नाम लिया, ओरिजिनल सिंबल लिया, 7 सीट आई। और उसके अलावा बीजेपी 12 सीट लाए। और इसके बाद परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज जब बैठक बुलाई इन्होंने, अजित पवार ने, तो सुबह से ये खबर आ रही थी कि अजित पवार के पार्टी से जो लोग टूट के गए हुए हैं, वो लोग उनमें से मैक्सिमम शरद पवार के संपर्क में हैं। और अभी जब शाम को बैठक बुलाई है तो 5 गायब हैं, 5 विधायक गायब हैं, नहीं आए उस बैठक में। और ऐसा ही हाल शिंदे गुट के साथ है, कई सारे विधायक उधर उद्धव गुट के साथ हैं। और कहा यह जा रहा है शिंदे साहब को लेकर कि शिंदे साहब जो हैं खुद उद्धव साहब के संपर्क में हैं, पूरे कुनवे के साथ उधर जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या खेला होने वाला है? चुनाव इसी साल होगा महाराष्ट्र में, ये भी तय है, इसी साल विधानसभा का चुनाव होगा।
और उससे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, दिल्ली की सरकार पर सत्ता पर काबिज कौन होगा, अभी तक इसका पूरा का पूरा अगर कहा जाए तो आज की तारीख में तस्वीर धुंधली है। दूसरे राज्यों से ऐसी तस्वीरें आना नरेंद्र मोदी को कितनी चौंकाती हैं, और उन सबके बीच घोटाले की खबर अभी से थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राहुल गांधी के तमाम आरोपों को उन्होंने खारिज किया है। उनका कहना है कि निवेशकों को इससे फायदा हुआ, घाटा नहीं हुआ, फायदा हुआ। चलिए व्यापारी व्यापार की भाषा में बात करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता, हम तो यहाँ पत्रकारिता की भाषा समझते हैं, जो बातें आती हैं कथित हो तथा कथित हो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन तथ्य होते हैं तभी पहुंचाते हैं। अमलेंदु उपाध्याय। राजीव जी, पहले आपकी आखिरी बात पे आऊंगा, फिर पहली बात पे आऊंगा। पीयूष गोयल ने यह स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी के आरोप सही हैं। प्रधानमंत्री ने शेयर खरीदने की बात की थी, गृह मंत्री ने शेयर खरीदने की बात की थी, उसमें लोगों ने शेयर खरीदा। अब विवाद का विषय यह हो सकता है कि निवेशकों को लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, लेकिन राहुल गांधी का ये आरोप सही स्वीकार कर लिया पीयूष गोयल ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो थे निवर्तमान, वो इस घोटाला अगर हुआ है तो उसमें शामिल थे, उनके कहने पे ये हुआ। अब ये जेपीसी से ही साबित हो पाएगा कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। पीयूष गोयल ने प्रथम दृष्टया पहली बार में ही इसको स्वीकार कर लिया। इसका मतलब राजीव जी, सरकार चाहे किसी की बने, संसद का जो पहला सत्र होगा उसमें जेपीसी गठित करने की मांग होगी और जेपीसी गठित की जाएगी, क्योंकि चाहे कोई भी हो सरकार में, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत है और जेपीसी अब बनानी पड़ेगी। अब जेपीसी राजीव जी सिर्फ इस घोटाले की ही नहीं होगी, पहले भी जो घोटाले हुए उन पे भी जेपीसी बनेंगे जिनकी पहले से मांग की जाती रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच कराएगा। तो नरेंद्र मोदी हाजिर हो, जेपी नड्डा हाजिर हो, अमित शाह हाजिर हो, ये आवाजें कई जगह लगना शुरू होंगी। थोड़ा सा इंतजार किया जाए, मुझको ऐसा लगता है राजीव। दूसरा ये है कि ये सारी चीजें जो शुरू हो रही है, इससे एक संदेश साफ जाना शुरू हो गया, और चाहे वो एकनाथ शिंदे हो और चाहे अजित पवार हो, वे समझ गए कि अब गुजराती लॉबी के साथ अगर राजनीति की जाएगी तो महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से नुकसान हो जाएगा। ये दोनों की समझ में आ रहा है और उनके जो समर्थक थे उनको पहले समझ में आ गया। अंदरूनी तौर पर दोनों अब जो है संपर्क में है, और देवेंद्र फडणवीस जो है उनको भी समझ में आ गया है कि गुजराती लॉबी ने उनका जो इंटर के बाद 12वीं करा दिया था, तो वो भी उनकी भी समझ में आ गया, उन्होंने भी अपनी इस्तीफे की पेशकश कर दी है। यानी सबसे पहले जो सरकार गिरेगी वो महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी। हो सकता है वो नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले ही गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है राजीव जी। तो संभावनाएं बहुत सारी हैं। उद्धव ठाकरे के संपर्क में एनसीपी के लोग भी हैं, शरद पवार के संपर्क में भी हैं, और शिवसेना के लोग भी हैं। तो ये बड़ा खेल जो है वो हो सकता है अब महाराष्ट्र में। इसका हमको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण से पहले ही जो है वो ये खेल हो सकता है, जो सूचनाएं आ रही है उसके हिसाब से। कुल मिला के राजीव जी ये जो कहा रहा था कि वो है शिकारी, उन्हें खेल हम सिखाएंगे और शिकारी अपने जाल में खुद फंस जाएंगे। तो शिकारी जो है, जिन्होंने जाल फंसाया था, जनता ने ऐसा जाल घुमाया कि शिकारी अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं। जो अब तक अपने को महाबली समझते थे, 56 इंच का छाती की बात करते थे और एक अकेला सबसे भारी करते थे, उनके सिर के ऊपर राजीव जी जांच की तलवारें लटकी हुई है। सोचा यह था कि तीसरा प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो जांचों से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जांचें होंगी, अगर तीसरा प्रधानमंत्री बन जाते हैं तब भी जांच होगी, क्योंकि विपक्ष तगड़ा है और जेपीसी बनानी पड़ेगी, वरना संसद नहीं चल पाएगी। नरेंद्र मोदी संसद में एक सेकंड के लिए भी आ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब जेपीसी बनेंगी, जांचें होंगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या ना बने। तो ये शुरुआत जो है 2024 की नरेंद्र मोदी के लिए पूरे दिन लेकर के आई है। अच्छे दिनों की बात तो उन्होंने 2014 के बाद ही कहना बंद कर दी थी, लेकिन अब वो अच्छे दिनों की बात कर नहीं सकते क्योंकि पूरे दिन शुरू हो चुके हैं। जी आना चाहता हूं जरा शकील अख्तर जी, आपके शकील जी जरा आपसे समझो क्या कुछ दिखाई देता है यहां से अगली सरकार, एक तो किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, इन सब की बातें अभी थोड़ा किनारे रखते हैं, लेकिन जो कवायद है एनडीए की तरफ से उसमें कितनी परेशानियां हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि नायडू और नीतीश कुमार दोनों जानते हैं कि बार्गेनिंग करने का यही सबसे अच्छा मौका है। ऐसा गोल्डन मौका इसके बाद फिर कभी मिलने वाला नहीं है। बाद में सरकार से हटेंगे, जाएंगे, वो इतना मौका देना नहीं चाहते। इसलिए अभी जो है ये सारी कवायद कर ली जाएगी कि मंत्रिमंडल में कौन रहेगा और उससे बड़ी बातें कौन नहीं रहेगा। ये डर बिल्कुल वाजिब है कि अगर अमित शाह रहते हैं और गृह मंत्री रहते हैं तो
ये दोनों अपने सांसदों को सुरक्षित नहीं पाएंगे। जी। इनके ऊपर हमेशा इस बात की तलवार लटकी रहेगी कि लालच से, डर से और किसी कारण से उनके सांसदों को खरीदा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, डराया जा सकता है, चुप किया जा सकता है। इसलिए जो है सरकार बनने में सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी की तरफ से आ रही है, क्योंकि बीजेपी भी ये चाहती है कि ये ऐसा मौका है जब वो मोदी जी और अमित शाह से मुक्ति पाए। देखिए, वो एक कहावत है कि बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधे। जी। जब भय का माहौल होता है तो ऐसा ही होता है। तो अभी बीजेपी के अंदर वही माहौल है, लेकिन बीजेपी के अंदर ये बात चलना शुरू हो गई है, आरएसएस के अंदर ये बात चलना शुरू हो गई है, क्योंकि ये पहला मौका ऐसा है कि जब लोगों को लगा कि मोदी जी जो है न केवल प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं बल्कि खुद से लोगों को नमस्कार भी कर रहे हैं। हालत ये थी कि सबसे सीनियर नेता, सबसे सीनियर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, वो बेचारे गुलदस्ता देते थे, हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे, एयरपोर्ट पे खड़े होते थे और मोदी जी उनकी तरफ देखते नहीं थे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ऐसे तमाम फोटो आए, तमाम अफसर आए, उन्हें कुछ समझते ही नहीं थे। और वो मुख्यमंत्री जो सरकार को बीजेपी की बदले में वापस लाया, उनकी लाडली बहन स्कीम में काम करती थी। जी। हमने बाद में बताया, अभी बोला, भी उस वक्त भी बोला, उसी ने, और वो 8 लाख से जीता है। आप जीते हैं मात्र 1.5 लाख, और वो भी इसलिए कि वह बीएसपी का उम्मीदवार था। बहन जी की कृपा रही, अगर बीएसपी का उम्मीदवार नहीं होता तो वहां पे भी मुश्किल हो जाती। तो नरेंद्र मोदी जी प्रणाम स्वीकार नहीं करते थे, अमित शाह जी नमस्कार स्वीकार नहीं करते थे। जो एरोगेंसी का स्तर था वो इतना भयानक था कि इसका असर बीजेपी के नेताओं पे तो पड़ता था। बीजेपी के नेता कहते थे कि हम राजनीति में क्यों है, या कोई भी राजनीति में क्यों है, सम्मान के लिए ही तो है। और वो सम्मान हमें यूपीए के टाइम में बहुत मिलता था। जिस बात के लिए कहा जाता है कि 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, उस दौरान खूब मिलता था। लेकिन यहां अपनी सरकार में हम मंत्री भी हैं, एक मंत्री का शायद हमने पहले बताया हो, तो उनसे एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे कि साहब आप लोगों के पास कोई पावर ही नहीं है। तो कौन कहता है पावर नहीं है, मैं जो चाहे कर सकता हूं। जनाब क्या कर सकते हैं, हंसने लगे। चले कौन से कंपनी का पानी पीना है मुझे, उसकी बोतल मैं खुद खरीद सकता हूं, ये फैसला मेरे पास है। तो हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि आप उसकी कल्पना कर नहीं सकते। सांस लेना जिसे कहते हैं मुहावरे की भाषा में, सांस लेना मुश्किल था। और आज आप देखिए 4 तारीख के बाद क्या हो रहा है। बीजेपी के नेताओं के चेहरे पे हंसी देखिए। अगर कोई पढ़ सकता है, राजनाथ सिंह को हमने बहुत लंबी राजनीति की पारी खेलते हुए देखा है, शुरू से देखा है। पिछले 10 साल राजनाथ सिंह के कैसे बीते। 14 में वो ठीक थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने बनाया था मोदी जी को प्रधानमंत्री। लेकिन उसके बाद चूंकि वो अध्यक्ष थे, उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। बनते ही मोदी जी ने सबसे पहले ये प्रचार शुरू हुआ, ये अफवाहें शुरू हुई कि राजनाथ सिंह का लड़का पंकज सिंह सब इंस्पेक्टरों से एसपी से वसूली कर रहा है। जी। हद की बात। और मीडिया ले उड़ा, और खुद राजनाथ सिंह परेशान हुए। राजनाथ सिंह कहे मेरे खिलाफ ये कौन उड़ा रहा है। तो उन्हें धीरे से बताया गया कि हुजूर आप गृह मंत्री मालूम कर लीजिए कौन उड़ा रहा है। और उसके बाद राजनाथ सिंह पूरी तरह सरेंडर कर दिया, गृह मंत्रालय भी उनसे छीन लिया गया। और राजनाथ सिंह अब क्या बातें कर रहे थे इससे पहले कि 24 नहीं 29 में भी आएंगे मोदी जी। और 4 तारीख के बाद अब देखिए राजनाथ सिंह किस मुस्कान के साथ दिख रहे हैं। उन्हें मालूम पड़ गया कि उनके दिन वापस आ रहे हैं। इसी तरह बीजेपी के बाकी नेताओं के दिन वापस आ रहे हैं। तो देखिए ये जो बात है, आज राहुल ने बहुत सही समय पे सही वार किया है और बड़ा सही मैसेज किया है कि क्या देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शेयर बाजार के टिप्स देने के लिए होता है। मतलब हम जिसे हम लोग कहते हैं कि सामान्य पत्रकार, वो भी अगर अपने दफ्तर के अंदर ऐसे लोग पैदा हो गए थे, पिछले कुछ सालों से देने लगे थे वो लोग प्रॉपर्टी के टिप्स, शेयर के टिप्स, कभी कभी जो ऑफिशियल मीटिंग होती है उसमें भी, तो हम उनसे कहते थे कृपया जरा आप समझ जाते थे वो जी। ऑफिस के अंदर अगर आपको कोई शेयर के टिप्स दे रहा है और प्रॉपर्टी के टिप्स दे रहा है
तो उसको कहीं पे भी किसी अच्छे उसमें अच्छी बात नहीं मानी जाती। व्यापारियों की बात अलग है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जिसे बौद्धिक काम कहते हैं, इंटेलेक्ट का काम कहते हैं, पत्रकारिता है, लेखन है, साइंस है, इनमें इसको कोई इज्जत की निगाहों से नहीं देखा जाता है। ये पैसा कमाने का जरिया हो गया, हम मानते हैं इसको कि लोग कमा रहे हैं, इसके जरिए पैसा कमाया जाता है, जा सकता है, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं और हिंदुस्तान उन्हीं पे गर्व करता है कि वो इन चीजों के जरिए पैसा कमाना अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि ये मूलतः है तो सट्टे की चीजें ना, है तो जुए की चीजें ना जी। देखिए प्रधान, हाँ बस हम खत्म कर रहे हैं एक लास्ट बात के साथ कि देखिए आज तक जो कहा जाता था राजनीति जनता के सेवा का माध्यम है, आज तक कहा जाता था राजनीति जनता को जागरूक करने का माध्यम है, तमाम चीजें बता। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा जाती थी, लेकिन ये पहली बार आया है कि राजनीति व्यापार का माध्यम है, राजनीति व्यापार का माध्यम है। ये देश में एक नई स्थापना जो है मोदी जी और अमित शाह ने की है और देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। जी बिल्कुल, देश की जनता इसे स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, बड़ा सवाल। प्रशांत टंडन जी, जरा आगे की बात हम कर रहे हैं, कल क्या होने जा रहा है इसकी बात कर रहे हैं, और लगातार जिन जिन बातों को हम लोगों ने रखा वो बातें यहाँ सच साबित हुई, दिखाई भी दी हैं कमोबेश, क्योंकि तथ्यों के आधार पर हम बात करते हैं। यहाँ से एक तरफ महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, कई जगहों के जो अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार बनाने गिराने की बात करते रहते थे, और वो अब परेशान हैं। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये गाड़ी दूर तक चल पाएगी, या संजय राउत ने जो बात कही है उस पर अपने लोगों को ध्यान देना चाहिए? कह रहे हैं कि सरकार पहली बात तो बनेगी नहीं, और बनी अगर तो चलेगी नहीं। देखिए राजीव जी, एक जो गोदी मीडिया है उसके जरिए एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि मोदी भगवान के अवतार हैं और अमित शाह चाणक्य हैं, और ये सारे अवतारी पुरुष और चाणक्य नीतियां ईडी, सीबीआई, पुलिस, उद्योगपतियों के पैसे से आ रही थी। रिसोर्ट में सरकारें बन रही थी, वही पार्टियां टूट रही थी, बन रही थी, ईडी के छापे चल रहे थे। अब वॉशिंग मशीन का पावर प्लग जो है निकाल लिया गया है, अब वॉशिंग मशीन नहीं चल पाएगी जब तक कि अगला कोई इंतजाम ना हो। तो इस बगैर वॉशिंग मशीन के, बगैर ईडी, सीबीआई के अब मोदी जी को राजनीति करनी है। बहुत से लोग कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को अंडरएस्टिमेट करते हैं। बगैर ईडी, सीबीआई के राजनीति में वो मोदी जी के से 100 कदम आगे हैं। वहां एक से एक लोग बैठे हुए हैं। कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अनाउंसमेंट किया और वो सरकार बनाने की पहल पे एक कदम पीछे हटे और एक गोलमोल सा बयान दिया उन्होंने, उसका नतीजा अब दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है और तमाम तरीके की शर्तें। देखिए कल तक कोई शर्त नहीं आई थी, कमरे में बैठ के मीटिंग भी हो गई, चिट्ठी भी नड्डा जी दे आए राष्ट्रपति भवन में, और जैसे ही कल रिट्रीट किया, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, रणनीतिक तौर से एक कदम पीछे लिया, तो आप देखिए कि जेडीयू की तरफ से डिमांड आ गई कि अग्निवीर पे स्पष्ट करें। ये भी आ गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में इनकी क्या राय है, वो हम नहीं मानेंगे जी। चंद्रबाबू नायडू ने भी तमाम शर्तें कर दी थी। ये तो नीतिगत शर्तें हैं, जो नीतिगत शर्तें नहीं है वो पर्दे के पीछे है कि मंत्रालय कौन से चाहिए, अमित शाह चाहिए कि नहीं चाहिए जी। तो अब मोदी जी जो है वो एक्चुअल राजनीति में आए हैं, और अभी तक जो लग रहा है राजीव जी मुझे देखकर कि आरएसएस और बीजेपी के तमाम स्टालवर्ड्स, भले ही आपने लगा दिया और राजनाथ सिंह को और नड्डा जी को जी, वो बीजेपी की तरफ से कोई एफर्ट नहीं दिखाई दे रहा है बयानों में, इन सब में। ये एक कोटरी है जो काम कर रहे। पीयूष गोयल अभी आ गए। पीयूष गोयल जी बताएं मुझको
कि वो कह रहे हैं कि नुकसान नहीं फायदा हुआ। पहली बात तो एडमिशन है। दूसरा ये राजीव जी कि बिल्कुल लेमैन, किसी को जिसने तीसरी क्लास तक भी मैथमेटिक्स पढ़ी हो, कि स्टॉक मार्केट को ऊपर गया कितना 3.39%, 76,000 पे क्लोज हुआ वो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी ऊपर गया एग्जिट पोल आने के बाद 3.39% और गिरा कितना 5.74%। 5.6%। ये जो 1.5-2% का फर्क है वो स्टॉक मार्केट में कई लाख करोड़ का होता है, बहुत बड़ा होता है। तो उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो 30 लाख रुपए का जो घाटा हुआ है, 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ का जो घाटा हुआ है वो इस 2% के अंतर से हुआ है। तो पीयूष गोयल जी ये क्यों समझा पाए, मेरे समझ के बाहर है कि वो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन। उनको हो सकता फायदा हुआ हो, फायदा उसी को होगा जिसको ये मालूम होगा कि मार्केट गिरेगा 2 दिन बाद। प्रशांत जी, मुझे ये बताया जा रहा, किसी साथी ने कमेंट बॉक्स के जरिए ये बताया है, अमित शाह जी ने जो अभी अपना नॉमिनेशन दायर करते समय अपनी संपत्ति वहाँ बताई है, उसमें उस संपत्ति में अधिकतर हिस्सा शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट का है, अमित शाह जी का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनके तो विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि वो स्टॉक ब्रोकर थे, कोऑपरेटिव बैंक के स्टॉक ब्रोकर थे, ये उनका पेशा था। राजनीति में तो बाद में आए हैं। तो वो स्टॉक ब्रोकिंग के माहिर खिलाड़ी हैं। तो ये पूरा जो स्टॉक मार्केट का घोटाला जो राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पे की है, इसमें आप देखिए कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो क्या है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बड़े साफ कह रहे हैं बिल्कुल कि कब कब बयान दिए गए और कब कब जो है वो स्टॉक मार्केट गिरा और उठा और गिरा और उसमें डूब गए। पैसा किसने कमाया? जिसको पहले से मालूम था कि ये गिरेगा, उसी ने पैसा कमाया। बाकी सबका नुकसान हुआ इसमें। जिनको मालूम था कि गिरेगा वो 4 तारीख को वो एग्जिट पोल वाले दिन 26,000 के इंडेक्स पे बेचकर निकल गए बाजार से। फंसे जो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये गिरेगा भी 4 तारीख को काउंटिंग के 1 घंटे के अंदर अंदर जी। तो ये बड़ा घोटाला है और सेबी को अपने आप जांच करनी चाहिए। उसको कई लोगों ने कहा है, तृणमूल कांग्रेस के एमपी ने कहा है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है राजीव जी, जो राजनीति की बात है, राहुल गांधी ने राजनीति का एक आप कहें कि पानी में जो है वो कंकर डाल दिया है, हिला दिया है पूरा। कि आप जब बात कर रहे हैं टेबल पे, वहां नेगोशिएटिंग को देखिए। जैसे मैंने पहले कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हमारे और साथियों ने भी कहा कि वो वैचारिक कारणों से नहीं आ रहे हैं, ये लेन देन है। वो भी जानते हैं कल को उनकी पार्टी टूट जाएगी, वो सेफ गार्ड कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है। लेन देन है, उस लेन देन में मंत्रालय है, उस लेन देन में कौन नहीं रहेगा कौन रहेगा। अभी तो नरेंद्र मोदी को राजनीतिक चक्रव्यूह के कई दुर्ग पार करने हैं। पहला, समर्थन की चिट्ठी एमपीज के इलेक्शन के बाद, और अभी खुद भी मोदी साहब नहीं चुने गए हैं। तो पहला तो स्टेप ये है। दूसरा कि मेजॉरिटी प्रूव करना लोकसभा में और फिर सरकार चलाना। अभी तो ये इन 3 स्टेज में बहुत सारे तूफान आने हैं जी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेनी स्लिप बिफोर लिप एंड कप एंड लिप। तो वो बहुत तूफान अभी जो है इन 3 दुर्गों के बीच में आने हैं। एक आज आ चुका है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। राजीव जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये माना जाए डॉक्टर राकेश पाठक जी की बहुत कठिन है डगर पनघट की।
जी राजीव जी, दिखाई तो ऐसा ही देता है। और पनघट तक पहुंचने से पहले जी जो बाल्टियां रखी हैं रास्ते में दूसरों की कतार में, जो कुएं के उस पर लगेंगी रस्सी पर, उनमें मंत्रालय के नाम लिखे हुए उन बाल्टियों पर। परेशानी नरेंद्र मोदी की यह है कि कम से कम गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय तथा कथित अमित शाह जी के पास वाला, इन मंत्रालयों में अगर मंत्री के रूप में दूसरे दलों के लोग बैठ गए तो वे कॉल बेल बजाकर अपने पीएस से पुरानी फाइलें भी बुलवा सकते हैं। ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि नया मंत्री पिछले कार्यकाल के या पिछले मंत्री के अतीत के किसी भी समय की कोई फाइल नहीं मंगा सकता। अब उन फाइलों में क्या होगा, उनमें से कितने गुलगपाड़े सामने आ सकते हैं, डर असली ये है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सरकार बनाते समय अपनी बाल्टियां डूब जाने का खौफ भी तो होगा। ये सौदेबाजी सिर्फ स्पीकर तक नहीं है, ये मंत्रालयों तक, विभागों तक भी है। वो बहुत बड़ी भावबाधा है। पनघट तक पहुंचने से पहले इसको ही लेकर असली रस्साकसी होगी, बशर्ते उतनी गिनती उनके पास अगले 48 घंटे बनी रहे या बची रहे। राहुल गांधी ने आज के इस दांव के साथ उन सब लोगों के सामने भी ये दृश्य रख दिया है कि अगर आप इनके साथ सरकार में शामिल होने जा रहे हैं तो कल को जेपीसी बनेगी, संसद में ऊधम होगा, ऊधम के बाद जेपीसी बनी तो आप उस सरकार में शामिल माने जाएंगे जिस सरकार का मुखिया, और नंबर 2 जाने वाले दिन, सरकार के इकबाल के खत्म होने के वाले दिन शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा था। सीधे सीधे में तो कह रहे थे शेयर खरीद लाए, बिल्कुल, जैसा राहुल गांधी ने कहा कि आदेश दे रहे थे। तो मुझे लग रहा है ये सारी कई बाधाएं हैं जिनको देखकर विपक्ष गठबंधन के उनके साथी अभी थोड़ा ठिठक भी रहे होंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये एक नहीं कई बाधाएं हैं। इन बाधाओं के बीच क्या नरेंद्र मोदी उस कुर्सी तक पहुंच पाएंगे, और नरेंद्र मोदी अगर पहुंचने की चाहत रखते हैं तो कितनी सारी बाधाएं, इन बाधाओं में क्या क्या चीजें, अभी खुलकर बहुत कुछ आना बाकी है। और अभी आने वाले समय में, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, फिर राकेश पाठक जी कह रहे हैं, आने वाले समय में अभी बहुत कुछ बाकी। आज देखिए, आज तारीख है 6 और अभी से 2 दिन पहले, कल 5 नहीं, कल ही इस्तीफा दिया है नरेंद्र मोदी ने, कल ही दिया है। और मुझे जहां तक ध्यान आता है कि 2002 से लेकर 2024 5 जून तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते थे, कार्यवाहक बनते थे, तुरंत शपथ लेते थे। अभी तक ये नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी को शपथ किस दिन लेना है। खबरें तो खूब चलाई जाती हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, खबरें खूब चलाई जा रही हैं कि कल लेंगे शपथ, परसों लेंगे शपथ, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन ने अभी तो एक पत्ता खोला है। राहुल गांधी ने अभी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पता नहीं रोज एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और रोज हमारे साथी शकील अख्तर जी कुछ ना कुछ विस्फोटक खबरें लेके आने लगे कि क्या हो रहा है अंदर खाने। जरा आपसे क्लोजिंग की तरफ चलना चाहूँगा, आपसे समझना चाहूँगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसका कितना असर यहाँ दिल्ली पर पड़ते हुए आप देखते हैं? राजीव जी, महाराष्ट्र वो शहर है जहां मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, जो बड़ा देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और आप देखिए, जो मुंबई पर या महाराष्ट्र पर कब्जा करने के लिए बीजेपी जितनी उतावली दिखा रही थी, उसी के परिणति अब नजर आती है कि उसका परिणाम क्या हुआ हमें अब दिखता है। आज राकेश पाठक जी ने कुछ शेर नहीं सुनाया तो मैं बहुत निराश हुआ, इसलिए आमिर इमाम का एक शेर में सुना देता हूं। आशा है राकेश जी को पसंद आएगा। चलते चलते ये गली बेजान होती जाएगी, चलते चलते ये गली बेजान होती जाएगी, रात होती जाएगी, सुनसान होती जाएगी, देखना क्या है, नजरअंदाज करना है किसे, मंजरों की खुद ब खुद पहचान होती जाएगी। वाह, अमीर इमाम की गजल के शेर है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। शायद डॉक्टर राकेश पाठक जी को सुनाना चाह रहे हैं।
नहीं, मैं बस इरशाद कर रहा था। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा शेर सुनाया। जी 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 कल सुनाऊंगा फिर कोई और शेर। बिल्कुल। आज का शकील जी, कोटा कुछ पूरा जोड़ना कर दिया चाहते हैं डॉक्टर साहब आप? ने। शकील जी, जी मैं कह रहा हूं कुछ जोड़ना चाहते थे आप? नहीं, कोई खास बात नहीं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल किया है और साथ में अमित शाह जी ने किया है, जी अब जनता ने उसको अस्वीकार करके और ये कहा है कि देखिए अब आपकी वो राजनीति चलने वाली नहीं है। यहां पे जो सबसे खास बात है कि मोदी जी और अमित शाह जो है अब उस तेवर में आपको दिखाई नहीं देंगे। देखिए हुआ क्या है कि सबसे खास बात जो हुई है इसमें, आप जो कह रहे थे कल राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के नेता इस टाइम सबसे कंफर्टेबल स्थिति में है। जी आप उनसे अकेले में बात करिए तो आप देखेंगे कि वो इस टाइम सबसे कंफर्टेबल स्थिति में है। उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है कि वो सरकार नहीं बना पाए। उन्हें सबसे ज्यादा मजा इस बात में आ रहा है कि थोड़ा जनता को समझ में आ जाए, थोड़ा मीडिया को समझ में आ जाए, बाकी संवैधानिक संस्थाओं को समझ में आ जाए कि जो हम कहते थे वो कितना सही था। आप देखिए मीडिया का जो तेवर है वो बिल्कुल बदला हुआ है। मीडिया का रंग 4 तारीख के बाद से आज तक वो प्रधानमंत्री मोदी की कामयाबी बता रहे हैं, वो हिंदुत्व की राजनीति की कामयाबी बता रहे हैं, वो तो बहुत सारे सवाल भी उठा रहे हैं वो। तो इसी तरह जो बाकी संवैधानिक संस्था है वो भी जो है इस टाइम बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में। भाई देखिए कोई भी जो है डर के जीना नहीं चाहता। 4 तारीख के बाद जो सुबह हुई है वो सबको खुशनुमा लगी है, वो सबको अच्छी लगी है, पुराने दिनों की वापसी जैसी लगी है सबको। तो इसलिए जो है सिर्फ इतना हमें कहना है कि इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी या तेजस्वी या अखिलेश कोई भी बिल्कुल परेशान नहीं है, किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है। वो जानते हैं इस बात को कि हमें जो मैंडेट मिला है उसका मतलब क्या है और उन्हें जो मैंडेट मिला है उसका मतलब क्या है। मैंडेट बड़ा स्पष्ट है कि मोदी जी को जनता ने नकार दिया है और राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को उन्होंने स्वीकार किया है। जी बस जी बिल्कुल इतनी कहना चाहता हूं। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। और इस हिसाब से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय जो है वो बहुत मुश्किलों भरा रहने वाला है नरेंद्र मोदी के लिए। और संजय राउत की बात हो, चाहे अखिलेश यादव की बात हो, चाहे राहुल गांधी की बात हो या तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन, इन तमाम नेताओं की बात हो, सब की बातों में एक समानता ये है कि सब कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। और पहली बात कि अगर सरकार बना भी लिए तो चलाएंगे कितने दिन तक, इसीलिए भी इंतजार रहेगा कि कितने दिन तक सरकार चलेगी। लेकिन उससे पहले एक्सपोज करने का काम जो होगा उससे नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की छवि धूमिल होगी और धूमिल होगी। इस बीच खबर यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, इस्तीफा पेश कर दिया है उन्होंने। और इधर दूसरी तरफ ये उत्तर प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं और भूपेंद्र चौधरी, और दूसरी तरफ जी भूपेंद्र चौधरी ही हैं, उन्होंने इस्तीफा पेश किया है हार की जिम्मेदारी लेते हुए। दूसरी तरफ आपने देखा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, इस्तीफा पेश किया था। और इस वक्त जब महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं तो अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और महासचिव हैं टीएमसी के, उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से मातोश्री में हो रही है, मुंबई में हो रही है। क्या क्या गुल खिलता है उसका इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं शकील अख्तर जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर पाठक जी, राकेश पाठक जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।